रेडी स्टार्ट। समुद्री तूफान से हुआ नुकसान जितना दुखद है उतना ही चिंताजनक भी। दुख इसलिए कि भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित बांग्लादेश में न केवल 25 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, वहां जो माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में कुछ वर्ष लग जाएंगे। कोरोना की वजह से आर्थिक परेशानी झेल रही एक विशाल आबादी ने अम्फान को अपने सीने पर झेला है। इस पूरी आबादी के साथ साथ उसे पहुँचे पूरे नुकसान का अनुमान लगाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों को दोहरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए केंद्र सरकार को कमर कस लेनी चाहिए। तूफान और तेज बारिश से मची तबाही की भयावहता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस समय अपने दफ्तर में मौजूद थीं और उन्हें सर्वनाश व तांडव जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। मुख्यमंत्री के ऐसे उद्गार से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ पीढ़ियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी त्रासदी का सामना पहले कभी नहीं किया। असंख्य गरीबों और आम लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं। उन सभी को हर संभव मदद और मुआवजे की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं, बिजली के खंभे टूटे हैं, टीन छप्पर बैनर होर्डिंग उड़े हैं कि राज्य सरकारों ने प्रभावित इलाकों में लोगों को घर के अंदर ही रहने को कहा है। केवल तटीय इलाकों में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भीतरी इलाकों में भी अम्फान से मची तबाही का मंजर है। पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग 1970 में आए उस भोला तूफान को याद कर रहे हैं जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, और 1991 में आए गुड़की तूफान को भी याद किया जा रहा है जो अपने साथ 1.39 लाख लोगों को ले गया था। शुक्र है समय पर जारी हुई चेतावनी ने लोगों की जान की रक्षा की और सौभाग्य है यह तूफान अपनी रफ्तार थोड़ी कम करते हुए तट पर पहुंचा। एक और अच्छी बात यह है कि यह भारत में पश्चिम या उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ा और इसका दबाव क्षेत्र बांग्लादेश की ओर मुड़ते हुए लगभग प्रभावहीन हो गया। तूफान से प्रभावित हुए लोगों के प्रति देश में संवेदनाओं का ज्वार स्वाभाविक है, लेकिन हमें इन तूफान से अस्थायी बचाव के बारे में भी सोचना होगा। अव्वल तो तटीय जिलों में छप्पर या कच्चे मकानों पर पाबंदी समय की मांग है। गरीबों के लिए पक्के मकान बनाने की जो योजनाएं हैं उन्हें तटीय इलाकों में युद्ध स्तर पर चलाना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों के पास भी यह एक मौका है कि वे समुद्री तट से लेकर अंदर 200-300 किलोमीटर तक बचे घरों, भवनों, दुकानों को फिर न खड़ा होने दें। हम ऐसे दौर में हैं जब समुद्री जल का तापमान बढ़ रहा है और हर 2 या 3 वर्ष में एक बड़े तूफान की आशंका बनेगी। ऐसे में यह जरूरी है कि गरीबों और ज़रूरतमंदों तक पक्की या अस्थायी सहायता पहुँचे, उन्हें फिर विस्थापित न होना पड़े। ऐसे निर्माणों, बिजली के खंभों और पेड़ों पर भी निगाह रखनी पड़ेगी जो ऐसे तूफानों के समय तबाही का सामना बनते हैं। दिल्ली, कोलकाता से सुदूर इन इलाकों तक शासकों को पहले की तुलना में और उद्गार हो जाना चाहिए, तभी वे पीड़ितों की पीड़ा दूर कर पाएंगे। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि चीन बीते कुछ दिनों से लगातार भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने सिक्किम और लद्दाख से लगती सीमा रेखा पर जिस तरह आक्रामकता का प्रदर्शन किया है उससे साफ है कि वह भारत पर अनुचित दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हैरानी नहीं कि इसका कारण भारत को यह संदेश देना हो कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों
और खासकर विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोरोना वायरस के फैलाव में चीनी प्रशासन की भूमिका को लेकर उठते सवालों से खुद को दूर रखे। भारत ने इन सवालों का साथ देकर बिल्कुल सही किया। मानवता के हित में यही है कि उन कारणों की तह तक जाया जाए जिनके चलते चीन की धरती पर पनपे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया। यदि चीन ने कहीं कोई गलती गफलता नहीं की है तो फिर वह अंतर्राष्ट्रीय जांच से मुंह क्यों चुरा रहा है। चीन को दीवार पर लिखी इबारत पढ़ने के साथ इस मुगालते से बाहर आना चाहिए कि वह जोर जबरदस्ती दिखाकर विश्व समुदाय को अपने हिसाब से निर्देशित कर सकता है। यह चीन की पुरानी आदत है। वह जब भी किसी मुश्किल में फंसता है तो या तो जोर जबरदस्ती का सहारा लेता है या फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर दुनिया का ध्यान बटाने की कोशिश करता है। उससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि एक ऐसे समय जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से निपटने की कोशिश कर रही है तब चीन दादागिरी दिखाने पर तुला हुआ है। यह अच्छा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वस्तुतः यह चीन ही है जो भारतीय सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इसमें संदेह है कि इस खरी बात से उसकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा। वह भारत को तंग करने के लिए कुछ न कुछ खुराफात करता ही रहता है। रह रह कर कश्मीर मसले की उछालते रहने के बाद चीन ने जिस तरह नेपाल सरकार को भारत के खिलाफ उकसाया, उससे यही प्रकट होता है कि वह मित्र राष्ट्र की तरह व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं। नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से अपनी सीमा के अंदर बनाई गई सड़क पर जिस ढंग से आपत्ति जताई और फिर भारतीय भूभाग को नेपाल का हिस्सा बताने वाला मानचित्र जारी किया, उसके पीछे चीन का शरारती हाथ देखा जाना स्वाभाविक है। चीन भारत विरोधी रवैये छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए भारत को ताइवान और तिब्बत से जुड़े मसलों का उपयोग करना चाहिए। यह सही समय है कि भारत बीजिंग की एक चीन नीति पर फिर से विचार करे। मैत्री भाव एक पक्षीय नहीं हो सकता। कोरोना के खिलाफ लड़ाई का सबसे प्रभावी हथियार परस्पर सहयोग है। लॉकडाउन के कड़े प्रावधान लागू हों या इसमें ढील दी गई हों, हमें हर हाल में कुछ एहतियात का ख्याल रखना ही होगा। मास्क, साबुन से हाथ धोना और शारीरिक दूरी बनाकर रखना सबके लिए ज़रूरी है। ऐसा देखा जा रहा है कि लोग खुद की सुरक्षा के इस न्यूनतम उपाय के प्रति भी उदासीन हो जा रहे हैं। जहां दुकान खोलने की इजाज़त मिली है वहां सामान्य दिनों से भी ज़्यादा भीड़ हो जा रही, जो संक्रमण के जोखिम को बढ़ा रही है। थोड़ा सब्र कर ऐसे खतरे को टाला जा सकता है। प्रशासन ने ऐसी दुकानों के संचालकों को शारीरिक दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से गोल घेरे बनाने का निर्देश दिया है, लेकिन कई जगहों पर इसका अनुपालन होता नहीं दिखता। कुछ लोग मास्क के प्रति भी गंभीर नहीं दिखते। ऐसे हालात पर नियंत्रण तभी संभव है जब हम खुद के साथ साथ दूसरे की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। अब दूसरे राज्यों से प्रवासियों को लाया जा रहा है, ऐसे में जोखिम और बढ़ा है। यह भी देखा जा रहा है कि प्रवासियों के सैंपल में कोरोना पॉजिटिव के मामले ज़्यादा मिल रहे हैं। यह भी एक वजह रही है कि प्रदेश में पॉजिटिव केस तीव्र गति से बढ़े हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात जैसे ज़्यादा संक्रमण वाले राज्य से आने वाले प्रवासियों में पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे प्रवासियों के लिए वर्गवार क्वारंटाइन सेंटर का इंतजाम किया है। अब ज़्यादा संक्रमण वाले शहर से आने वाले प्रवासियों को प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। कम संक्रमण वाले शहर से आए लोगों को पंचायत स्तरीय तथा सामान्य स्थिति वाली जगह से आए लोग गांव के क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाएंगे। प्रवासियों के आवासन की यह त्रिस्तरीय व्यवस्था निश्चित रूप से संक्रमण को नियंत्रित करने में कारगर साबित होगी। कुछ क्वारंटाइन सेंटर पर छोटी छोटी बातों को लेकर माहौल खराब करने के मामले सामने आ रहे हैं।
ऐसे सेंटर तभी अच्छे परिणाम दे सकते हैं जब व्यवस्था में सहयोग की भावना से काम किया जाए। कई ऐसे क्वारंटाइन किए गए लोग अपने कौशल से दूसरों को प्रशिक्षित कर रहे और सकारात्मक ऊर्जा से परिचय करा रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, ये 140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी और अब हम लोग इसी डिक्टेशन को 160 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देर ना करें, शुरू करें, रेडी हो जाएं। रेडी, स्टार्ट। समुद्री तूफान से हुआ नुकसान जितना दुखद है उतना ही चिंताजनक भी। दुख इसलिए कि भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित बांग्लादेश में न केवल 25 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, वहां जो माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में कुछ वर्ष लग जाएंगे। कोरोना की वजह से आर्थिक परेशानी झेल रही एक विशाल आबादी ने अम्फान को अपने सीने पर झेला है। इस पूरी आबादी के साथ साथ उसे पहुंचे पूरे नुकसान का अनुमान लगाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों को दोहरी मदद की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए केंद्र सरकार को कमर कस लेनी चाहिए। तूफान और तेज बारिश से मची तबाही की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस समय अपने दफ्तर में मौजूद थीं और उन्हें सर्वनाश या व तांडव जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। मुख्यमंत्री के ऐसे उद्गार से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ पीढ़ियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी त्रासदी का सामना पहले कभी नहीं किया। असंख्य गरीबों और आम लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं। उन सभी को हर संभव मदद और मुआवजे की जरूरत पड़ेगी। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं, बिजली के खंभे टूटे हैं, टीन छप्पर बैनर होर्डिंग उड़े हैं कि राज्य सरकारों ने प्रभावित इलाकों में लोगों को घर के अंदर ही रहने को कहा है। केवल तटीय इलाकों में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के भीतरी इलाकों में भी अम्फान से मची तबाही का मंजर है। पश्चिम बंगाल के बुजुर्ग 1970 में आए उस भोला तूफान को याद कर रहे हैं जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी थी और 1991 में आई गोड़की तूफान को भी याद किया जा रहा है जो अपने साथ 1.39 लाख लोगों को ले गया था। शुक्र है समय पर जारी हुई चेतावनी ने लोगों की जान की रक्षा की और सौभाग्य है यह तूफान अपनी रफ्तार थोड़ी कम करते हुए तट पर पहुंचा। एक और अच्छी बात है कि यह भारत में पश्चिम या उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ा और इसका दबाव क्षेत्र बांग्लादेश की ओर मुड़ते हुए लगभग प्रभावहीन हो गया। तूफान से प्रभावित हुए लोगों के प्रति देश में संवेदनाओं का ज्वार स्वाभाविक है, लेकिन हमें इन तूफान से अस्थायी बचाव के बारे में भी सोचना होगा। अव्वल तो तटीय जिलों में छप्पर या कच्चे मकानों पर पाबंदी समय की मांग है। गरीबों के लिए पक्के मकान बनाने की जो योजनाएं हैं उन्हें तटीय इलाकों में युद्ध स्तर पर चलाना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों के पास भी यह एक मौका है कि वे समुद्री तट से लेकर अंदर 200-300 किलोमीटर तक बच्चे घरों, भवनों, दुकानों को फिर न खड़ा होने दे। हम ऐसे दौर में हैं जब समुद्री जल का तापमान बढ़ रहा है और हर 2 या 3 वर्ष में एक बड़े तूफान की आशंका बनेगी। ऐसे में यह जरूरी है कि गरीबों और ज़रूरतमंदों तक पक्की या अस्थायी सहायता पहुँचे, उन्हें फिर विस्थापित न होना पड़े। ऐसे निर्माणों, बिजली के खंभों और पेड़ों पर भी निगाह रखनी पड़ेगी जो ऐसे तूफानों के समय तबाही का सामना बनते हैं। दिल्ली, कोलकाता से सुदूर इन इलाकों तक शासकों को पहले की तुलना में और उदार हो जाना चाहिए, तभी वे पीड़ितों की पीड़ा दूर कर पाएंगे। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि चीन बीते कुछ दिनों से लगातार भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने सिक्किम और लद्दाख से लगती सीमा रेखा पर जिस तरह आक्रामकता का प्रदर्शन किया है उससे साफ है कि वह भारत पर अनुचित दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हैरानी नहीं कि इसका कारण भारत को यह संदेश देना हो कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और खासकर विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोरोना वायरस के फैलाव में चीनी प्रशासन की भूमिका को लेकर उठते सवालों से खुद को दूर रखे। भारत ने इन सवालों का साथ देकर बिल्कुल सही किया। मानवता के हित में यही है कि उन कारणों की तह तक जाया जाए जिनके चलते चीन की धरती पर पनपे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया। यदि चीन ने कहीं कोई गलती गफलता नहीं की है तो फिर वह अंतर्राष्ट्रीय जांच से मुंह क्यों चुरा रहा है।
चीन को दीवार पर लिखी इबारत पढ़ने के साथ इस मुगालते से बाहर आना चाहिए कि वह जोर जबरदस्ती दिखाकर विश्व समुदाय को अपने हिसाब से निर्देशित कर सकता है। यह चीन की पुरानी आदत है। वह जब भी किसी मुश्किल में फंसता है तो या तो जोर जबरदस्ती का सहारा लेता है या फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर दुनिया का ध्यान बटाने की कोशिश करता है। उससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि एक ऐसे समय जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से निपटने की कोशिश कर रही है, तब चीन दादागिरी दिखाने पर तुला हुआ है। यह अच्छा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वस्तुतः यह चीन ही है जो भारतीय सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इसमें संदेह है कि इस खरी बात से उसकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा। वह भारत को तंग करने के लिए कुछ न कुछ खुराफात करता ही रहता है। रह रहकर कश्मीर मसले की उछालते रहने के बाद चीन ने जिस तरह नेपाल सरकार को भारत के खिलाफ उकसाया, उससे यही प्रकट होता है कि वह मित्र राष्ट्र की तरह व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं। नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से अपनी सीमा के अंदर बनाई गई सड़क पर जिस ढंग से आपत्ति जताई और फिर भारतीय भूभाग को नेपाल का हिस्सा बताने वाला मानचित्र जारी किया, उसके पीछे चीन का शरारती हाथ देखा जाना स्वाभाविक है। चूँकि चीन भारत विरोधी रवैया छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए भारत को ताइवान और तिब्बत से जुड़े मसलों का उपयोग करना चाहिए। यह सही समय है कि भारत बीजिंग की एक चीन नीति पर फिर से विचार करे। मैत्री भाव एक पक्षीय नहीं हो सकता। कोरोना के खिलाफ लड़ाई का सबसे प्रभावी हथियार परस्पर सहयोग है। लॉकडाउन के कड़े प्रावधान लागू हों या इसमें ढील दी गई हो, हमें हर हाल में कुछ एहतियात का ख्याल रखना ही होगा। मास्क, साबुन से हाथ धोना और शारीरिक दूरी बनाकर रखना सबके लिए जरूरी है। ऐसा देखा जा रहा है कि लोग खुद की सुरक्षा के इस न्यूनतम उपाय के प्रति भी उदासीन हो जा रहे हैं। जहां दुकान खोलने की इजाज़त मिली है, वहां सामान्य दिनों से भी ज़्यादा भीड़ हो जा रही, जो संक्रमण के जोखिम को बढ़ा रही है। थोड़ा सब्र कर ऐसे खतरे को टाला जा सकता है। प्रशासन ने ऐसी दुकानों के संचालकों को शारीरिक दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से गोल घेरे बनाने का निर्देश दिया है, लेकिन कई जगहों पर इसका अनुपालन होता नहीं दिखता। कुछ लोग मास्क के प्रति भी गंभीर नहीं दिखते। ऐसे हालात पर नियंत्रण तभी संभव है जब हम खुद के साथ साथ दूसरे की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। अब दूसरे राज्यों से प्रवासियों को लाया जा रहा है, ऐसे में जोखिम और बढ़ा है। यह भी देखा जा रहा है कि प्रवासियों के सैंपल में कोरोना पॉजिटिव के मामले ज़्यादा मिल रहे हैं। यह भी एक वजह रही है कि प्रदेश में पॉजिटिव केस तीव्र गति से बढ़े हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात जैसे ज़्यादा संक्रमण वाले राज्य से आने वाले प्रवासियों में पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे प्रवासियों के लिए वर्गवार क्वारंटाइन सेंटर का इंतजाम किया है। अब ज़्यादा संक्रमण वाले शहर से आने वाले प्रवासियों को प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। कम संक्रमण वाले शहर से आए लोगों को पंचायत स्तरीय तथा सामान्य स्थिति वाली जगह से आए लोग गांव के क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाएंगे। प्रवासियों के आवासन की यह त्रिस्तरीय व्यवस्था निश्चित रूप से संक्रमण को नियंत्रित करने में कारगर साबित होगी। कुछ क्वारंटाइन सेंटर पर छोटी छोटी बातों को लेकर माहौल खराब करने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे सेंटर तभी अच्छे परिणाम दे सकते हैं जब व्यवस्था में सहयोग की भावना से काम किया जाए। कई ऐसे क्वारंटाइन किए गए लोग अपने कौशल से दूसरों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और सकारात्मक ऊर्जा से परिचय करा रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 160 शब्द और 140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर एक बार ना लिखा जाए, 2 बार 3 बार जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।